तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। सीमा और सचिन के बरामद 3 आधार को लेकर अलग अलग बयान, उलझ गई प्यार की कहानी। सरहद पार कर पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर रबूपुरा पहुंची सीमा हैदर के मामले की तह तक जाने के लिए जेवर पुलिस ने मंगलवार को सचिन मीणा के घर पहुंचकर 1 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने सीमा हैदर से सचिन से पहचान, दोस्ती और प्यार से लेकर नेपाल में मुलाकात और रबूपुर आने का सवाल पूछा। साथ ही बरामद कागजात के संबंध में गहन पूछताछ की गई। पुलिस सीमा से बरामद कागजात, मोबाइल, सिम कार्ड और 3 आधार कार्ड की जाँच में उलझी है। दूसरे देश का मामला होने के कारण केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल की मदद से जांच पूरी हो सकती है। इसके लिए स्थानीय पुलिस ने आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। चर्चा है कि शासन ने भी पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। सीमा हैदर की प्यार की कहानी में अपराध की शुरुआत सीमा के 4 बच्चों संग बिना वीजा के सरहद पार करने से होती है। पुलिस ने सीमा के पास से 3 आधार कार्ड बरामद करने का दावा किया है। शुरुआत में खुफिया विभाग ने एक सूत्र से जानकारी दी है कि ये आधार कार्ड एडिट कर फर्जी ढंग से बनाए गए हैं। इन आधार कार्ड में सीमा ने खुद को सचिन की पत्नी और रबूपुरा निवासी बताया। इस तरह एक आधार कार्ड उसके बच्चे का भी है। अगर सूत्रों का दावा सही निकलता है तो इस केस में आईपीसी 420 और 467 की धारा लगनी चाहिए थी। ऐसा होता है तो 7 साल की सजा होने के कारण सीमा और सचिन को जमानत नहीं मिलती। दोनों को जमानत 7 साल से कम सजा का अपराध होने के कारण ही मिली है। दिल्ली में यमुना के जल स्तर ने तोड़ा 45 साल पुराना रिकॉर्ड, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना के जल स्तर का 45 साल पुराना रिकॉर्ड बुधवार को टूट गया। यमुना का जल स्तर 207.55 मीटर हो गया है। ये स्थिति पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से उत्पन्न हुई है। इससे पहले 9 जून 1978 को यमुना नदी का जल स्तर 207.49 रिकॉर्ड किया गया था। इस बीच यमुना के जल स्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर यमुना के बाढ़ग्रस्त इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। 1000 मैतेई लड़कों के लीडर बोले, कुकी मणिपुर के नहीं, इम्फाल में दंगे हुए तो मेरे लोग ग्राउंड पर थे, वे लड़े भी। कुकी बाहर से आए हैं, वे म्यांमार से आकर यहाँ बसे हैं। जमीन हमारी है, मणिपुर के मूल निवासी मैतेई हैं। पहले कुकी के 3 विधायक थे, अब 10 हैं। ये ऐसे ही सब जगह घुस रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, नहीं रोका तो कर लेंगे। मैतेई लिपुन संगठन के लीडर प्रमोद सिंह ये मानते हैं कि सीएम बीरेन्द्र सिंह भी कई बार ऐसे बयान देते रहते हैं। इसे मैतेई राष्ट्रवाद भी कहा जा रहा है। कुकी से अपनी जमीन वापस लेने के इसी इरादे से 3 से 5 मई को हिंसा के दौरान पूरे इम्फाल से कुकी को खदेड़ दिया। उनका जो भी था उसे जला दिया गया। 24 जून को हम मणिपुर पहुंचे तो राज्य 2 हिस्सों में बंट चुका था। इम्फाल में अब मैतेई रहते और कुकी आबादी से सटे इलाकों में उन्होंने बंकर बना लिए हैं। कुछ ही फीट दूर अपने इलाकों में कुकी भी ऐसा कर रहे हैं। मैतेई से बात की तो हिंसा के पीछे उन्होंने कुकी मिलिटेंट, अफीम की खेती और म्यांमार से आकर पहाड़ों पर बसे लोगों को दोषी बताया। इम्फाल के बॉर्डर को पार कर कुकी इलाके में पहुंचे तो मैतेई के 2 संगठनों का नाम बार बार आया, आरमबाई टेंगोल और मैतेई लिपुन। मोदी सरनेम केस में राहुल के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पूर्णेश मोदी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, रखी ये मांग। गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने वाले, उन्हें सजा दिलाने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है। उन्होंने इस मामले में कैविएट दायर की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गांधी की अपील पर सुनवाई करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही सख्त टिप्पणी भी दी थी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रक्षक ने कहा था कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित है। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और भी केस दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा है कि 2 सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। 2 सिद्धि न्याय संगत एवं उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। सीएम गहलोत आज 50 पेंशनर्स के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में मई एवं जून माह की पेंशन के रूप में 1005 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर मंगलवार दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उल्लेखनीय है
है कि 24 अप्रैल से प्रारंभ हुई महंगाई राहत कैंपों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया है कि राज्य में 7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वृद्धाजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 93.50 लाख व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 75 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को देय न्यूनतम पेंशन राशि बढ़कर 1000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की थी। इस घोषणा का लाभ इस दायरे में आने वाले लगभग 67 लाख पेंशनर्स को मिलेगा एवं राज्य सरकार इस पर 2222 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रतिवर्ष वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15% की सवता बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की थी। ऑनलाइन गेम्स पर 28% जीएसटी को देख अश्नीर ग्रोवर को आया गुस्सा। कहा स्टार्टअप्स को अब राजनीति में उतरना चाहिए और अपना प्रतिनिधित्व दिखाना चाहिए। अश्नीर ग्रोवर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि रिप भारत में रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए अगर सरकार सोच रही है कि लोग 72 रुपए पोर्ट एंट्री 28% ग्रोस जीएसटी पर खेलने के लिए 100 रुपए लगाएंगे और अगर 54 रुपए जीतते हैं तो प्लेटफॉर्म फीस के बाद तो इसके बाद उन्हें 30% TDS भी अदा करना होगा। इसके लिए उन्हें पहले मानसून में अपने लिविंग रूम में फ्री स्विमिंग पूल मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना मजेदार था जिसकी अब हत्या हो चुकी है। इस मानसून में 10 अरब डॉलर बर्बाद हो गए हैं। अब समय आ गया है कि स्टार्टअप फाउंडर को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और अपना प्रतिनिधित्व दिखाना चाहिए, वरना ये उद्योग के बाद उद्योग तक जारी रहेगा। दरअसल अश्नीर ग्रोवर ने हाल ही में अपना फैंटेसी गेम लॉन्च किया है जिसका नाम क्रिकपे है। इस गेम में यूजर्स को वर्चुअल टीम बनाने, फार्म में चल रहे बेस्ट प्लेयर्स को चुनने, कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के अलावा अपने वास्तविक गेम परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स को हासिल करने की भी सुविधा मिलती है। आरबीआई गवर्नर ने देश के सभी बैंकों को सावधान और सतर्क रहने की दी हिदायत। जानिए क्या है वजह। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को बैंकों से कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत करते हुए प्रतिकूल वैश्विक विकास के मद्देनजर अतिरिक्त सावधान और सतर्क रहने को कहा है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ हुए बैंक की एक बैठक में ये बात कही है। इसको लेकर क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि दास ने अपने प्रारंभिक टिप्पणी में विभिन्न प्रतिकूल वैश्विक विकासों के बावजूद भारतीय बैंकिंग सिस्टम के अच्छे प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए जोर देकर कहा है कि ऐसे समय में बैंकों को अतिरिक्त सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि गवर्नर ने एमडी और सीईओ को बैंक में प्रशासन को मजबूत करने और अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और ऑडिट कार्यों से युक्त बैंकिंग स्थिरता के ट्राइपॉड पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। हिमाचल में 10,000 टूरिस्ट फंसे। लाहौल स्पीति में 3 फीट बर्फबारी, रेस्क्यू में दिक्कत, 6 हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने में लगाए। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट जगह जगह फंसे हुए हैं। दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार ने 6 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जैसे जैसे मोबाइल नेटवर्क रिस्टोर हो रहा है, फंसे हुए लोगों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 3-4 दिन में संपर्क नहीं होने से फंसे हुए लोगों के परिजनों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू में सबसे ज्यादा कठिनाई लाहौल स्पीति के चंद्रताल में आ रही है क्योंकि यहाँ 3 फीट से ज्यादा ताजा बर्फ गिरी है। शाम के वक्त का तापमान -5 डिग्री तक गिर रहा है। इस वजह से चंद्रताल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। 2 दिनों के रेस्क्यू के दौरान प्रशासन ने लगभग 12 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटा दी है, जबकि लगभग 25 किलोमीटर सड़क को अभी साफ करना बाकी है। इसके बाद ही चंद्रताल से करीब 293 टूरिस्ट रेस्क्यू करने संभव होंगे। बताया जा रहा है कि मैसेंजर टीम बर्फ के ऊंचे पहाड़ को पैदल चलकर चंद्रताल गई है ताकि बर्फ में फंसे लोगों का संदेश पहुंचाया जा सके कि प्रशासन उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की कथा में हुई मारपीट, श्रद्धालु को बाउंसर ने जड़े 7 थप्पड़। ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में हो रही श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे दिन भी देर रात श्रद्धालुओं से बाउंसर ने मारपीट की। एक के बाद एक श्रद्धालुओं को 7 थप्पड़ जड़ दिए गए। मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुआ है। लोगों ने बाउंसर के कृत्य की आलोचना की। जिस दौरान मारपीट हुए उस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी। इसके बाद भी बाउंसर के अंदर पुलिस का खौफ नहीं दिखा और श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई कर दी। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जाँच की जा रही है। विदेश मंत्रालय के कर्मचारी ने G20 समेत कई गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेजे, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार।
विदेश मंत्रालय के एक अस्थायी कर्मचारी को पाकिस्तान में एक अज्ञात व्यक्ति के साथ G20 बैठकों की डिटेल और अन्य गोपनीय जानकारी शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की सूचना के आधार पर जासूसी के आरोप में नवीन पाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक नवीन पाल ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर मिली एक महिला के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से गोपनीय जानकारी शेयर की। अधिकारियों ने कहा है कि महिला के व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ा वर्चुअल फोन नंबर यूपी के बरेली का लगता है, हालांकि IP एड्रेस पाकिस्तान के कराची का पाया गया। अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी ने कथित तौर पर भारत के बारे में कोई खुफिया जानकारी, विदेश मंत्रालय के दस्तावेज और G20 बैठक का ब्यौरा व्हाट्सएप के जरिए कराची में एक व्यक्ति के साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि नवीन पाल के फोन से बरामद दस्तावेजों को सीक्रेट के रूप में चिन्हित किया गया था। राजस्थान के अलवर की एक महिला UPI प्लेटफॉर्म पर पाल के साथ अपने वित्तीय लेन देन को लेकर जांच एजेंसी के रडार पर नवीन पाल ने गाजियाबाद पुलिस और IB के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।